हे एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये जो है मतलब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितना भी कॉन्सेप्ट होगा उसमें हेल्प करेगा। बेसिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें हम 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहला आ जाएगा हमारा यहाँ पे बैक बॉन्डिंग, दूसरा आ जाएगा ब्रिज बॉन्डिंग, तीसरा आ जाएगा सॉल्युबिलिटी ऑर्डर और फोर्थ आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन को हम लास्ट में देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं बैक बॉन्डिंग से। तो बैक बॉन्डिंग क्या होता है? बैक बॉन्डिंग कुछ नहीं, जो मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसका एक एटम से मतलब दूसरे एटम के वेकेंट ऑर्बिटल में देना, ताकि मतलब उससे पूरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सके, उसी को सिंपली बैक बॉन्डिंग कहा जाता है। अगर हम मतलब इसको सिंपल टर्म में लिखें, डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन from one atom to vacant orbital of adjacent bonded atom is called back bonding। वही सिंपल कि मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एडजेसेंट एटम का मतलब शेयर करना, उसी को बैक बॉन्डिंग कहते हैं। यहाँ पे जो वैकेंट ऑर्बिटल होगा ये पी या डी कुछ भी हो सकता है, पी और डी इसमें कुछ भी आ सकता है। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लिया BF3 का। हम सब ये पता है कि BF3 का sp2 होता है, बट इसमें जो होता है यहाँ पे 1 वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। क्या होता है? 1 वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट, 1 वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है यहाँ पे। यहाँ फ्लोरीन के पास यहाँ पे होता है 1 2 3 4 5 6 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पे 3 पेयर ऑफ लोन पेयर होता है यहाँ पे इसके पास। ये क्या करता है, मान लीजिए ये फ्लोरीन है, यहाँ पे बी है। हमें पता है कि बी के पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल बचा है, तो फ्लोरीन क्या करता है, अपना जो लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर इसको यहाँ पे बी को शेयर कर देता है। लोन पेयर शेयर या फिर डोनेट कर देगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लोन पेयर शेयर्ड, लोन पेयर शेयर्ड। जैसे इसने यहाँ पे लोन पेयर शेयर्ड किया, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ ऐसा बन जाता है। यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे एफ एंड यहाँ पे एफ और यहाँ पे भी एफ। यहाँ पे बी के पास माइनस का साइन आ जाएगा और एफ के पास पॉजिटिव का साइन। यहाँ पे ये हमारा पहला स्ट्रक्चर बन चुका है। अब जो दूसरा स्ट्रक्चर है ये क्या करेगा, मतलब आपने रेजोनेंस वगैरह में भी पढ़ा होगा कि ये यहाँ पे चेन ऐसे ऐसे करके चलती रहेगी, ऐसे ऐसे करके। आगे जो स्ट्रक्चर बनेगा ये आ गया हमारा बी, ऊपर आ गया एफ, देन यहाँ आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड एफ एंड यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड के साथ एफ। यहाँ पे इस एफ के पास आ जाएगा पॉजिटिव एंड यहाँ पे बी के पास आ जाएगा नेगेटिव। एंड देन ऐसे करके हमारा फिर जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड एफ, यहाँ पे एफ के पास पॉजिटिव, बी के पास नेगेटिव, यहाँ पे एफ एंड यहाँ पे भी एफ। यहाँ पे हमारे 3 स्ट्रक्चर बन चुका है। हम इन तीनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर या फिर जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो बना के देखें तो हमारा कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे आ गया बी, यहाँ पे आ जाएगा एफ एंड यहाँ पे आ जाएगा एफ एंड यहाँ पे भी आ जाएगा एफ और यहाँ पे आ जाएगा ऐसे करके PDC बनेगा। यहाँ पे 1 2 3 ऐसे 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 एंड यहाँ पे ये ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पे ये जो आया है इसको हम कहते हैं PDC। यहाँ पे लिख लेते हैं PDC का मतलब होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो होता है एफ में, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस एफ में भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस में भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड इस बी में आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे तीनों के तीनों फ्लोरीन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ चुका है एंड बी बोरोन पे आ चुका है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। एंड यहाँ पे अगर कोई बॉन्ड एंगल पूछता है तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का। और ये जो है ये हमारा हाइब्रिड या फिर फाइनल स्ट्रक्चर बन चुका है। यहाँ पे हाइब्रिड या फाइनल स्ट्रक्चर लिख सकते हो, लिखना हो।
सो अभी की जैसा आपने देखा था यहाँ पे जो फ्लोरीन था कैसे यहाँ पे जो ये खुद का एटम जो है, यहाँ पे जो फ्लोरीन है ये अपने ही जो साथ जॉइंटेड एटम है, एडजेसेंट एटम है, उसी को अपना लोन पेयर शेयर कर रहा है। सो इसी प्रोसेस को मतलब बैक बॉन्डिंग कहा जाता है। और जो यहाँ पे पीडीसी है और यहाँ पे ये आ गया पीडीसी का मतलब होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और पीडीसी मतलब तीनों ही यहाँ पे बी और एफ के बीच में प्रेजेंट होगा। सो यहाँ पे हम एक पॉइंट नोटिस कर सकते हैं कि बैक बॉन्डिंग की वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो जाता है। सो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। सो यहाँ पे जो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग है बॉन्ड लेंथ यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं कि ड्यू टू बैक बॉन्डिंग due to back bonding the bond acquires partial double bond character. So the bond length always decreases. So the bond length always decreases. यहाँ पे नीचे लिख लेना डिक्रीजेस। सो यहाँ पे वही है, बैक बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड एक्वायर कर ले रहा है बी और एफ के बीच में, जिससे कि जो बॉन्ड लेंथ है वो हमेशा के हमेशा डिक्रीज होगी। ये सब पीडीसी बैक बॉन्डिंग की वजह से हो रहा है, जिससे कि पीडीसी मिल रहा है इसको, और बस उसी से मतलब ये सिंपली इसका बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रहा है। सो BF3 का जो बॉन्ड एंगल आ जाएगा वो 120 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि बैक बॉन्डिंग की वजह से जो बॉन्ड एंगल होगा वो हमेशा इंक्रीज़ होगा या फिर सेम के सेम रहेगा, वो कभी भी मतलब डिक्रीज़ नहीं हो सकता है। यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट लिखना हो हमें, तो हम लिख सकते हैं कि बैक बॉन्डिंग की वजह से, यहाँ पे लिख लेते हैं ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग हो रहा है इसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल होगा, द बॉन्ड एंगल विल इंक्रीज, जब द बॉन्ड एंगल में इंक्रीज और विल रिमेन कांस्टेंट और रिमेन्स सेम but it never decreases. सो यहाँ पे जो है यह पॉइंट आ चुका है हमारा। अब जो है हम एक्सटेंड ऑफ बैक बॉन्डिंग देखते हैं कि जो बैक बॉन्डिंग होता है उसका मतलब कैसे एक्सटेंड होता है। यहाँ पे हम दूसरा कलर यूज़ करते हैं। एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग के बारे में देखते हैं। एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, सो जो बैक बॉन्डिंग है उसका मतलब बैक बॉन्डिंग, उसमें जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, सबसे अच्छा बॉन्डिंग मतलब किसका होगा इसको देखते हैं। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 BF3 BCl3, फिर हम BBr3 एंड लास्ट में आ गया हमारा BI3। सो यहाँ पे अगर हमें देखना होगा तो हम सिंपली यहाँ पे ले सकते हैं कि जो BF3 है हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। BFF है, यहाँ पे BF3 का स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पे जो B रहता है इसमें मतलब ऐसे करके सेकंड पीरियड का है, ये भी सेकंड पीरियड का ही है। तो ये जो सेकंड पीरियड का है इसमें जो ओवरलैपिंग होती है ये काफ़ी अच्छी होती है। सो इसके बीच में जो बैक बॉन्डिंग होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि ये एक दूसरे को बहुत अच्छे से ओवरलैप करते हैं। और क्योंकि ये दोनों मतलब सेकंड पीरियड के हैं, सो जो भी मतलब जितना छोटा ऑर्डर का होगा उससे ही मतलब इसको बॉन्डिंग करने में काफ़ी आसानी होगी। सो यहाँ पे है जो BF3 का होगा इसका सबसे अच्छा बॉन्डिंग होगा, देन BCl3 का होगा, देन BBr3 का होगा एंड लास्ट में BI3 का होगा। क्योंकि यहाँ पे आता है ये सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का, एंड ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये सेकंड पीरियड और ये फोर्थ पीरियड, और ये सेकंड पीरियड एंड ये फिफ्थ पीरियड का हो जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे जो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। और BF3 का जो है सबसे अच्छा मतलब एक्सटेंट होगा बैक बॉन्डिंग का,
अब स्ट्रेंथ ऑफ लीविस एसिड के बारे में बात करते हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ लीविस एसिड लिख लेते हैं हम यहाँ पे, स्ट्रेंथ ऑफ लीविस एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ लीविस एसिड। सो यहाँ पे हमने स्ट्रेंथ ऑफ लीविस एसिड लिख दिया। जो स्ट्रेंथ ऑफ लीविस एसिड है ये जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, Bi3, BBr3, BCl3 एंड BF3। सो जो लीविस एसिड होता है इसका मतलब ये कि मतलब ये कोई है, ये कितना अच्छा मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन को खुद में मतलब ऐसे एब्जॉर्ब कर सकता है। सो उसी के बारे में, सो जितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा उतना ज़्यादा मतलब इजी से ही ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ले सकता है, एंड इसका स्ट्रक्चर भी काफ़ी बड़ा होता है, सो उसको ये और भी ज़्यादा हेल्प करता है। और BF3 में क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो BF3 है इसमें जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं, मतलब जो एटम होता है ये छोटे छोटे होते हैं और काफ़ी पास होते हैं। सो इसमें अगर ये लीविस एसिड लेता भी है तो यहाँ पे क्राउडिंग हो जाएगा और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन भी होगा। सो स्ट्रेंथ ऑफ लीविस एसिड में सबसे ज़्यादा होता है हमारे पास Bi3 के पास, देन होता है BBr3, देन BCl3, देन BF3 के पास। अब जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्वेश्चन है कंपेयर करना है बॉन्ड लेंथ का BF3 और BF4 का। कंपेयर द बॉन्ड लेंथ या फिर कंपेयर द DBF in BF3 and BF4 minus and BF4 minus। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब इसके बॉन्ड लेंथ को यहाँ पे बताना है कि किसका बड़ा होगा एंड किसका बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होगा। तो यहाँ पे हम मतलब BF4 माइनस और BF3 दोनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे आ गया B, यहाँ पे आ गया F, यहाँ पे भी आ गया F, यहाँ पे आ जाएगा F, यहाँ पे भी आ जाएगा F और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन। एंड BF3 का स्ट्रक्चर ऐसे, यहाँ पे B, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F। सो हमें पता था कि ये जो BF3 था इसमें एक d ऑर्बिटल बचा था, एक p ऑर्बिटल बचा था B के पास, जिसकी वजह से यहाँ पे PDC बैक बॉन्डिंग हुई और यहाँ पे PDC आ गया था, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया था, यहाँ पे एक्वायर कर लिया था। बट यहाँ जो है यहाँ पे मतलब चारों फ्लोरीन ने यहाँ पे d ऑर्बिटल को कवर कर लिया है, चारों नहीं इसको कवर कर लिया है। सो यहाँ पे कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल इसके पास बचा नहीं है कि ये बैक बॉन्डिंग कर सके। सो यहाँ पे जो BF के बीच में बॉन्ड होगा ये होगा प्योर सिंगल बॉन्ड होगा, और ये बैक बॉन्डिंग पॉसिबल यहाँ पे नहीं हो पाएगा, बैक बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल है, बैक बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल क्योंकि ये जो है ये ऑलरेडी पूरा का पूरा फुलफिल है, यहाँ पे कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल बचा नहीं है। सो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो BF4 माइनस का होगा ये स्ट्रक्चर मतलब टेट्राहेड्रल होगा एंड इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। सो sp3 और टेट्राहेड्रल यहाँ पे लिख लेते हैं, टेट्राहेड्रल, यहाँ पे टेट्राहेड्रल हो गया। यहाँ पे जो BF3 है इसने यहाँ पे बैक बॉन्डिंग करके PDC एक्वायर कर लिया है और हमें पता है कि PDC की वजह से ये जो बॉन्ड लेंथ होगा ये छोटा हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा BF4 माइनस इज़ ग्रेटर देन BF3। देन यहाँ पे कहते हैं असर्शन रीज़न का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं असर्शन एंड बाद में लिख लेते हैं हम यहाँ पे रीज़न इसके नीचे। असर्शन है हमारे पास ट्राईमिथाइलअमीन is pyramidal but tricylamine is planar। सो और यहाँ पे हमें जो रीज़न है ये दिया गया है, रीज़न है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इन ट्राइसिलाइलामीन।
ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इन ट्राइसिलाइलामीन सो यहाँ पे ये दो असर्शन रीज़न दिया गया है। सो इसका जो आंसर होगा, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और मतलब रीज़न जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सो यहाँ पे हम मतलब एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे होगा, आप समझ लेना। यहाँ पे पहले एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ट्राईमेथिलामीन का। सो यहाँ पे बीच में आ गया N, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में एक लोन पेयर, यहाँ पे सो यहाँ पे आ गया हमारा एक CH3, यहाँ पे भी आ गया हमारा CH3, यहाँ पे भी आ गया CH3 यानी मिथाइल। सो यहाँ पे हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया ट्राईमेथिलामीन का, एंड यहाँ पे हम ट्राइसिलाइलामीन का भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे 1 2, यहाँ पे आ गया सिलिकॉन एंड H3, सिलाइलामीन मतलब SiH3। सो यहाँ पे आ गया एक और SiH3, यहाँ पे आ गया SiH3। सो ये जो स्ट्रक्चर है ये हो गया हमारा ट्राइसिलाइलामीन, ये जो स्ट्रक्चर है ये बन गया हमारा ट्राईमेथिलामीन। सो जो ट्राईमेथिलामीन है, अरे यहाँ पे ये आ गया लोन पेयर, यहाँ पे ये आ गया हमारा लोन पेयर, एंड इसमें भी सेम यहाँ पे आ गया यहाँ लोन पेयर। सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल है, क्योंकि जो कार्बन इसके ऑलरेडी जो सारे शेल है वो फुलफिल है। यहाँ पे H आ गया, एंड यहाँ पे ये N से जुड़ा हुआ है, और ऐसा करके सभी में मतलब सभी कार्बन में ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। सो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग जो है ये पॉसिबल नहीं है, बैक बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो सेंट्रल एटम है ये किससे लेगा, इसके जो जितने भी मतलब सराउंडिंग एटम है उसमें तो ऑलरेडी मतलब जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो एक भी प्रेजेंट नहीं है, ना ही कोई मतलब लोन पेयर इसमें एक भी प्रेजेंट नहीं है। तो ये कहाँ से लाके लोन पेयर जो सेंट्रल एटम को देगा। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि बैक बॉन्डिंग जो है ये पॉसिबल नहीं है, बैक बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल। इसका स्ट्रक्चर की बात करें और हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसका आ जाएगा 3+1, एक लोन पेयर ऊपर है और यहाँ पे 3 ऑलरेडी फुलफिल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको sp3 स्ट्रक्चर बनेगा इसका, sp3 यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी बात करें स्ट्रक्चर की तो ये बनेगा पिरामिडल। एंड बॉन्ड एंगल की यहाँ पे बात करें तो बॉन्ड एंगल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 109.5 डिग्री। तो यहाँ पे आ चुका है हमारा मतलब ये ट्राईमेथिलामीन के बारे में। अब ट्राइसिलाइलामीन की बात करते हैं। जो सिलिकॉन होता है इसमें जो वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, क्यों? क्योंकि ये होता है वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है तो यही यहाँ पे बैक बॉन्डिंग आसानी से कर सकता है। सो मतलब अगर ये यहाँ पे बैक बॉन्डिंग करता है तो यहाँ पे ये कुछ इसका स्ट्रक्चर जो है ऐसा बन जाएगा, SiH3, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे H3, यहाँ पे जो है ये N से आके बाइंड कर लेगा, N से N पे आ जाएगा प्लस का साइन, एंड यहाँ पे जो है ये डबल बॉन्ड बना के यहाँ पे SiH3 से बॉन्ड करना लेगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन। अब जो है अगर आप कोई मतलब इसके एंगल के बारे में पूछता है, बॉन्ड एंगल के बारे में, तो वो बनेगा 120 डिग्री का। यहाँ पे अगर इसके स्टेरिक नंबर की बात करें, स्टेरिक नंबर इसका 3+0 हो जाएगा 3, एंड यहाँ पे अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन बोले तो वो हो जाएगा sp2। ये अगर स्ट्रक्चर पूछे तो ये बन जाएगा हमारा ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पे स्ट्रक्चर आ चुके हैं, और इसी के साथ जो हमारा बैक बॉन्डिंग का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अब हम पढ़ते हैं ब्रिज बॉन्डिंग के बारे में। अब हम ब्रिज बॉन्डिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये ब्रिज बॉन्डिंग का टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। ब्रिज बॉन्डिंग के बारे में पढ़ने से पहले जो BH3 का स्ट्रक्चर है वो तो सबको पता होगा कि कैसे बनता है, नहीं पता हो तो कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। इसकी ज्योमेट्री मतलब काफ़ी आसान होती है। यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे BH3 आ चुका है, एंड यहाँ पे अगर कोई इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो वो हो जाएगा sp2, एंड यहाँ पे स्ट्रक्चर में ट्राइगोनल प्लेनर लिख सकते हैं हम, ट्राइगोनल प्लेनर। सेकंड में आ जाएगा डायमर, यहाँ पे डायमर ऑफ BH3।
डायमर ऑफ BH3 मतलब कि 2 BH3 का स्ट्रक्चर, डायमर में मतलब 2 BH3 का स्ट्रक्चर, यानी डाइबोरेन बन जाएगा यहाँ पे डाइबोरेन। डाइबोरेन नेम इम्पॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे B2H6 आ जाएगा, B2H6। सो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे ये क्या करेगा, हाँ हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना लेंगे, यहाँ पे H, यहाँ पे B एंड यहाँ पे आ जाएगा H एंड यहाँ पे भी आ जाएगा H। यहाँ पे HH आ गया एंड डाइबोरेन बन रहा है, ये तो पहला स्ट्रक्चर बन गया। एंड यहाँ पे जो है ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे भी H आ जाएगा एंड यहाँ पे भी H आ जाएगा। अब जो यहाँ पे बॉन्डेड लोन पेयर प्रेजेंट होगा, यहाँ पे बॉन्डेड लोन पेयर प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, ये जो है मतलब इसको अटैक करेगा बोरोन को यहाँ पे। एंड सेम इसी के साथ भी होगा, ये इस वाले को अटैक करेगा। ये जो बॉन्डेड पेयर होता है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है सिंगल बॉन्ड में। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन सिंगल बॉन्ड, इन्वॉल्व इन सिंगल बॉन्ड, इन सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट होता है। अब ये जो है इसको स्ट्रक्चर करेगा इसके सेंट्रल एटम को, और ये वाला इसका जो है ये इसके सेंट्रल एटम को अटैक करेगा। सो यहाँ पे मतलब एक स्ट्रक्चर बन के आता है, वो होता है यहाँ पे हम बता लेते हैं H B एंड यहाँ पे ये आ जाएगा एंड यहाँ पे B, यहाँ पे H और यहाँ पे H। अब जो ये बाकी के 2 H बचे वो कुछ ऐसे 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 करके H यहाँ पे और दूसरा वाला H इधर, यहाँ पे एक H इधर, यहाँ पे एक H इधर। सो ये जो होता है इसको मतलब 3D में अगर एक्सपीरियंस करना है तो ये जो स्ट्रक्चर है अगर इसको 3D में स्ट्रक्चर करना है तो मतलब BHH एक प्लेन में आ जाएगा एंड यहाँ पे भी BHH एक प्लेन में। बट जो बाकी यहाँ का जो 2H है वो मतलब जो प्लेन है उसके एक ऐसे ऊपर होगा और दूसरा वाला ऐसे नीचे से होगा। और इसी के मतलब जो ये स्ट्रक्चर होता है ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। अगर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछते तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 आ जाएगा। और ये जो बॉन्ड यहाँ पे बना है, ये यहाँ पे BHH का बॉन्ड बना है, 2 जो बॉन्ड बना है इसको हम ब्रिज बॉन्ड या बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। इसको आप लिख सकते हैं ब्रिज बॉन्ड या फिर बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड। और ये जो होता है ये 3 का सेंट्रल एटम और 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बना होता है, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड होता है ये। और तो अगर हम देखा जाए तो ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड होता है, ये भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है तो हम बता सकते हैं कि टोटल 2 ऐसे बनते हैं, यहाँ पे एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। यहाँ पे जो है हमने डाइबोरेन का पढ़ लिया है। और अगर हमसे कोई पूछता है कि 2 सेंटर एटम एंड 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड कितना है इसमें, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल मिला के हमारे पास 4 बॉन्ड आ रहा है, एक यहाँ पे, दूसरा है यहाँ पे, थर्ड वाला हमारा यहाँ पे और फोर्थ वाला हमारा यहाँ पे। सो अगर कोई पूछे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड बनेंगे हमारे पास, तो वो बनेगा 4 बॉन्ड हमारे पास। जो थर्ड स्ट्रक्चर है, थर्ड स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पे लिखते हैं। जो थर्ड स्ट्रक्चर आएगा यहाँ पे, जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास BeH2। BeH2 का स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी सिंपल है। यहाँ जाएगा हमारा H, यहाँ पे Be और यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा H। अगर कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछे, हाइब्रिडाइजेशन sp और स्ट्रक्चर आ जाएगा लीनियर। सो यहाँ पे BeH2 का बन गया। अगर कोई डायमर ऑफ BeH2 पूछता है तो वो भी आसान है। नेक्स्ट पॉइंट यानी फोर्थ, डायमर ऑफ BeH2, डायमर ऑफ BeH2। सो डायमर ऑफ BeH2 अगर कोई पूछता है तो इसमें हम मतलब ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्योंकि ये लीनियर है। एंड यहाँ पे भी B, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे मतलब सिंगल बॉन्ड में, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड। अब ये जो है इसके B को अटैक करेगा, ये जो है इसके B के साथ अटैक करके मतलब बॉन्ड बना लेगा। सो जो बॉन्ड बनाएगा उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे B आएगा, यहाँ पे B आएगा, यहाँ पे H आएगा।
एंड जो बाकी के 2 H बचे वो इधर एक H और यहाँ पे एक H। सो अब जो ये बी का स्ट्रक्चर बना, इसका हाइब्रिडाइजेशन कुछ पूछे तो यहाँ पे जो आ जाएगा ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। एंड यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर बनेगा ये प्लेनर बनेगा, प्लेनर। यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। सो अगर कोई अभी हमसे पूछता है नंबर ऑफ 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहाँ पे हमारे कितने हैं। सो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी 2 स्ट्रक्चर बन रहा है हमारे पास, 3 सेंटर्ड और 2 इलेक्ट्रॉन का। एंड यहाँ पे अगर हमसे कोई ये पूछता है कि 2 सेंटर्ड और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं हमारे पास, सो यहाँ पे भी हमारे पास 2 है, क्योंकि यहाँ पे एक ये आ गया और यहाँ पे एक ये आ गया। सो यहाँ पे हमारा डाइमर ऑफ BH2 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अगले स्ट्रक्चर की तरफ, वो है पॉलीमर ऑफ BH2। सो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा 5th पॉइंट, वो है पॉलीमर ऑफ BH2, पॉलीमर ऑफ BH2 या फिर BH2, यहाँ पे ब्रैकेट में हम N लिख सकते हैं। सो यहाँ पे जो पॉलीमर है ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे B आ गया एंड यहाँ पे ऐसे, देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा B, यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा B, यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा B एंड यहाँ पे आ गया हमारा H। सो यहाँ पे तो डाइमर बन गया, इसको मिला के डाइमर। अभी इसका मिला के यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे BH एंड यहाँ ऐसे करते करते हमारा जो है ये पॉलीमर बन जाएगा। सो ये जो पॉलीमर हमारा बनेगा ये जो होगा हमारा नॉन प्लेनर होगा, और यहाँ पे जो B होगा मतलब एंड के इसको छोड़ के B को छोड़ के बाकी जितना भी B आएगा बीच में वो उन सब का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और ये जो होगा ये नॉन प्लेनर होगा, क्योंकि sp3 तो नॉन प्लेनर ही होता है। sp3 आ जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये नॉन प्लेनर। सो अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा वो है AlCl3। 6th स्ट्रक्चर है हमारा AlCl3। अब जो AlCl3 का स्ट्रक्चर है ये भी काफ़ी आसान होता है। Al, यहाँ पे Cl, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl एंड अगर हम लोन पेयर को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये ट्राइगोनल होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आ गया ये sp2 हो जाएगा। सो अगर हम डाइमर की बात करते हैं, डाइमर ऑफ AlCl2 की, पे अब हम अपना 7th स्ट्रक्चर बनाते हैं, डाइमर ऑफ AlCl3। डाइमर ऑफ AlCl3 यानी कि Al2Cl6 बनेगा हमारे पास, और इसका स्ट्रक्चर भी काफ़ी आसानी बनेगा। यहाँ पे हम बना के देखते हैं। Cl ये आ गया, Cl एक ये आ गया, यहाँ पे Al, यहाँ पे Bal एंड यहाँ पे जो होगा हमारा Cl ऐसे होगा, और इधर जो है हमारा इसका Cl ऐसे, यहाँ पे Al, यहाँ पे Cl एंड यहाँ पे Cl। सो अब जो है यहाँ पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है वो लोन पेयर का है, बट यहाँ पे हमारे पास जो Cl के पास है यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो लोन पेयर है वो बचा हुआ है। तो अब ये क्या करेगा, क्योंकि जो मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, लोन पेयर है क्लोरीन का, उसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन वो पार्टिसिपेट करता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की जगह। क्यों, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है तो ये ऑलमोस्ट स्टेबल होता है। बट अगर हमें मतलब बॉन्ड बनाना है तो फ्री इलेक्ट्रॉन से अच्छा ये बना ही नहीं सकता, क्योंकि Cl जो है तो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मतलब उनकी जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन बाइंड करने की वो ज़्यादा होती है बॉन्डेड एटम के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। यहाँ पे ये क्या करेगा, इसका जो लोन पेयर है ये इसको अटैक करेगा, एंड इसमें जो Cl है इसके में जो लोन पेयर है ये वाला इस Al को अटैक करेगा। सो ऐसे करते करते हमारे पास एक ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, Cl Al, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे Al, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे Al नहीं, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Al, यहाँ पे भी Al, और यहाँ पे आ जाएगा Cl, यहाँ पे अभी आ जाएगा Cl। सो ये स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास। और यहाँ पे अगर कोई पूछे
क्योंकि यहाँ पे अभी भी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो टोटल अगर अब जो है यहाँ पे आपसे 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन नहीं पूछेगा, यहाँ पे पूछना होगा तो इसको ये ऐसे पूछेगा 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं। सो यहाँ पे जो है, क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन एक में प्रेजेंट है एंड यहाँ पे भी है, इसमें भी सेम है और 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 3 सेंटर्ड के साथ। सो यहाँ पे अगर पूछना होगा तो ये ऐसे पूछेगा नंबर ऑफ 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, तो आ जाएगा आंसर 2। तो दूसरा होगा नंबर ऑफ 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितना हो, यहाँ पे आ जाएगा 4। और अगर मतलब पूछ भी लेता है कि 3 सेंटर्ड और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने प्रेजेंट है इस वाले स्ट्रक्चर में, सो इसका आंसर आ जाएगा 0। ये बॉन्ड है, ये सब क्या है, बॉन्ड के बारे में बात हो रही है। अब हम ICl3 का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर पे हमारा आता है ICl3 का स्ट्रक्चर। ICl3 का स्ट्रक्चर काफ़ी आसान है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा Cl, यहाँ पे आ जाएगा I, यहाँ पे आ जाएगा हमारा Cl, यहाँ पे आ जाएगा हमारा Cl एंड यहाँ पे ऐसे 2 लोन पेयर प्रेजेंट होता है, 1 2, यहाँ पे 1 2। सो अगर कोई इसका शेप पूछता है तो ये होता है टी शेप, और अगर इसका कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछता है तो वो होता है sp3d। यहाँ पे जो ये एक्सियल है, इसमें x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, तो हमेशा x जो होता है वो y से ज़्यादा बड़ा होता है। नेक्स्ट हमारा 9th पॉइंट है, वो है I2Cl6 के बारे में। और इसमें जो होता है ये ऑरेंज कलर्ड प्लेनर सॉलिड होता है। ऑरेंज कलर्ड प्लेनर सॉलिड होता है, ऑरेंज कलर्ड प्लेनर सॉलिड। ये इम्पॉर्टेंट है, ये NCERT में भी एक जगह पे दे रखा था, तो आप इसको याद कर सकते हैं। I2Cl6 का अगर पूछता है तो। सो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे हम पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। Cl, यहाँ पे I, यहाँ पे Cl एंड इन दोनों जगह पे 1 2 एंड यहाँ पे Cl। सो Cl के पास लोन पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास ये Cl, ये I, ये Cl, ये Cl और यहाँ पे ऐसे 2 लोन पेयर प्रेजेंट होता है। इसके पास यहाँ पे Cl के पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और जो Cl है यहाँ पे इस I को अटैक करेगा। यहाँ पे ये Cl, ये जो Cl है ये इस I को अटैक करेगा। सो यहाँ पे ऐसे करके अटैक करने के बाद जो फाइनल स्ट्रक्चर इन दोनों का रेडी होकर आएगा वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 लोन पेयर, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl एंड यहाँ पे भी Cl आ जाएगा, यहाँ पे I आ जाएगा, यहाँ पे Cl आएगा, यहाँ पे I आएगा, यहाँ पे 2 लोन पेयर ऊपर I में और यहाँ पे 2 Cl इधर प्रेजेंट हो जाएगा। सो अगर अभी कोई इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन पूछता है, इस I का और इस I का, तो ये हो जाएगा हमारा sp3d2। sp3d2। अगर कोई मतलब इसका स्ट्रक्चर पूछता है तो वो हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर शेप में आ जाएगा हमारा इसका स्क्वायर प्लेनर। तो हम BeCl2 का 10th नंबर हमारा स्ट्रक्चर, 10th नंबर हमारा स्ट्रक्चर आ गया BeCl2 का। ये जो होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है और ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ये कुछ ऐसे होता है BeCl तो हम अपना 11th स्ट्रक्चर बनाते हैं डायमर ऑफ BeCl2। अब ये जो है इसका डायमर जो होगा उसका स्ट्रक्चर का होगा B2Cl4। यहाँ पे आ चुका है एंड यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आएगा ये कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे क्लोरीन आ गया, यहाँ पे B आ गया, यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे जो 2 इसका फ्री इलेक्ट्रॉन बचा होगा वो यहाँ पे B आ जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे भी Cl आ जाएगा और इसमें भी जो 2 स्ट्रक्चर इसका फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो इसको बॉन्ड बनाएगा और ये इसके साथ। सो जो फाइनल स्ट्रक्चर आएगा बन के वो हो जाएगा Cl, B, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Be और यहाँ पे भी Be, यहाँ पे Cl। सो इसमें जो होगा ये भी 3 कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा हमारा,
3 कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा हमारा, और ये भी सेम ही वैसा ही होगा। अगर हमसे अब कोई पूछता है जो कि 2 सेंटर्ड और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कौन सा होगा, वो ये होगा। और जो मतलब 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कौन सा होगा, वो मतलब ये 2 होगा। जो है बेरिलियम, इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन कोई पूछता है तो वो होगा sp2। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा पॉलीमर ऑफ BeCl2। नंबर 12 में डाल के देते हैं BeCl2 का हम पॉलीमर बनाएंगे। यहाँ पे जो होगा ये भी सिंपल, बहुत ही आसान है। यहाँ पे B आ जाएगा एंड यहाँ पे ये जो है ये Cl ऊपर। यहाँ पे अगर आपको नहीं आता पॉलीमर तो ये कुछ ऐसा Cl ऐसा पहले करके सब लीनियर स्ट्रक्चर आप बना लेना। Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे भी ये, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl एंड यहाँ पे भी Cl। सो ऐसे करके यहाँ पे ये जो है इससे बॉन्ड बनेगा, ये इससे करेगा, सेम यहाँ पे आ जाएगा, ये इससे करेगा एंड ये इससे बॉन्ड बनाएगा, सेम इधर आ जाएगी, ये इससे करेगा एंड ये इससे बॉन्ड बनाएगा। सो ऐसे करते करते ये सारा पूरा पॉलीमर चेन बन जाएगा। सो इसका अगर कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछे, लास्ट के जो एंड के 2 बी है इसको छोड़ के अगर मतलब जो बीच के जितने भी बी है उसका अगर कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछता है तो वो होता है हमारा sp3 होता है। और ये जो होता है हमारा नॉन प्लेनर होता है, नॉन प्लेनर। तो यहाँ पे ये जो मतलब BeCl के बारे में हमने इतनी देर से पढ़ा, इसके बारे में NCERT में कुछ 2-3 लाइन मेंशन है, तो ये आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि रूम टेम्परेचर में एट रूम टेम्प BeCl2 एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म। रूम टेम्परेचर में जो BeCl होता है, BeCl2 होता है, ये किस में एग्जिस्ट करता है, पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये वाला। ये किस में, रूम टेम्परेचर में, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछता है रूम टेम्परेचर का तो वो हो जाएगा sp3 BeCl2 का, और मतलब 1200 केल्विन पे। ये जो है 1200 केल्विन, ये हमने पढ़ा था, इसको हम मिटा देते हैं, डायरेक्ट इसी में लिख लेते हैं सब कुछ। ये हमारा डायमर हो गया था। हाँ, यहाँ पे हमारा जो डायमर है 1200 केल्विन पे जो ये BeCl2 है ये मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो ये जो BeCl2 यानी लीनियर स्ट्रक्चर है ये किस में आता है, 1200 केल्विन में, इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो BeCl2 यहाँ पे जो है हमारा मोनोमर है, BeCl2 मोनोमर, sp एंड लीनियर इसका ये हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर होता है, और ये 1200 केल्विन पे इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जो डायमर ऑफ BeCl2 है ये मतलब वेपर फेज में डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये किस में करेगा, वेपर फेज में ये डायमर ऑफ BeCl2 में एग्जिस्ट करेगा। कोई अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछता है तो वो हो जाएगा sp2। साथ हमारा यहाँ पे ब्रिज बॉन्डिंग का ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑर्डर्स ऑफ आयोनिक सॉलिड्स इन वाटर। सो यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। सो यहाँ पे जो है लैटिस एनर्जी के बारे में हम पहले सीखते हैं थोड़ा बहुत। सो लैटिस एनर्जी क्या होता है, सो लैटिस एनर्जी वो होता है कि जितना आपको एनर्जी देना पड़ेगा, कोई मान लीजिए यहाँ पे मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल को हमें मतलब तोड़ना है, 2-3 भागों में हमें उसको अगर डिवाइड करना है तो उसको हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो जो मॉलिक्यूल है वो टूट जाए। सो उसी मतलब जितनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ती है उसी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। और हाइड्रेशन एनर्जी उसे कहते हैं कि वाटर में जो जितनी भी एनर्जी है क्या वो सफिशिएंट है कि लैटिस मतलब वो स्ट्रक्चर को तोड़ सके। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने हाइड्रेशन एनर्जी से और उसका जो सीक्वेंस है उसके बारे में पढ़ते हैं। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन। सो यहाँ पे जो है हम पहले ग्रुप 1 का पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे ग्रुप 2 का। यहाँ पे ग्रुप 1 का लिख लिया, यहाँ पे हम ग्रुप 2 के बारे में भी लिख लेते हैं, डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन। यहाँ पे जो है मतलब कितना एनर्जी मतलब लगेगा इसको तोड़ने के लिए स्ट्रक्चर को। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb
Rb प्लस एंड यहाँ पे लास्ट आ जाएगा Cs प्लस। नेक्स्ट हमारा ग्रुप 2 का जो है उसमें आ जाएगी Be2 प्लस Mg2 प्लस Ca2 प्लस Sr2 प्लस और लास्ट आ जाएगा हमारा Pa2 प्लस। एच हाइड्रेशन मतलब किसको सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो जो मॉलिक्यूल है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाए। सो हाइड्रेशन से तो मतलब पता ही लग रहा होगा कि पानी में मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको चाहिए होती है। हमारे पास छोटे एटम्स होते हैं, उनको हमें तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब एनर्जी देना पड़ता है, तो उनका जो लेटेस्ट एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। सो अगर लेटेस्ट एनर्जी उनका हाई है तो पानी में भी जाके तो उनका लेटेस्ट एनर्जी उतना का उतना ही रहेगा, मतलब पानी को भी ज़्यादा मतलब हाइड्रेशन एनर्जी देना पड़ेगा तभी वो स्ट्रक्चर टूटेगा। सो जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है, एटम होता है, उसका जो ये होता है हाइड्रेशन एनर्जी वो सबसे ज़्यादा होगा। इस केस में सबसे छोटा यहाँ पे Li है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते जाते साइज़ इंक्रीज़ होता है और ऊपर सबसे साइज़ छोटा रहता है, तो Li प्लस यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा, देन आएगा Na प्लस, देन आएगा K प्लस, देन आएगा Rb प्लस, देन Cs प्लस। ग्रुप 1 का हमारा जो स्ट्रक्चर है ये आ गया। देन ग्रुप 2 का देखें तो उसमें जो है Be2 प्लस का सबसे ज़्यादा होगा, देन Mg2 प्लस, देन Ca2 प्लस, देन Sr2 प्लस, देन आ जाएगा हमारा Ba2 प्लस का। अगर हमें अब देखना है कि ये पानी में वो मॉलिक्यूल टूटेगा या नहीं टूटेगा, अगर पानी में उसको हमें तोड़ना है जो हाइड्रेशन एनर्जी हम मतलब जो पानी में होती है वो हाइड्रेशन एनर्जी उसका जो होता है वो लेटेस्ट एनर्जी से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो मॉलिक्यूल जाके टूटेगा, नहीं तो वो मतलब नहीं टूटेगा। मान लेते हैं हम यहाँ पे हमारे पास Li प्लस का कोई मतलब ऐसे मॉलिक्यूल, Li प्लस का कोई हमारा मॉलिक्यूल है, यहाँ डाल दिया। अब देखना है हमें हाइड्रेशन एनर्जी उसको कैसे तोड़ती है। जो पानी में क्या काम करता है, जो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हम बना लेते हैं। सो ऐसे करके जो Li है इसमें प्लस चार्ज होता है। देन यहाँ पे हमें एक माइनस चार्ज वाला चाहिए, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे भी सेम माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस एंड यहाँ पे दूर में प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। सो ये क्या करेगा कि Li प्लस से जाके बाइंड हो जाएगा और उसको मतलब उस मॉलिक्यूल से तोड़ के बाहर ले आएगा। ये Li प्लस से जाके बाइंड हो जाएगा वाटर का मॉलिक्यूल, जो माइनस वाला चार्ज है वो Li प्लस के साथ जाके बाइंड हो जाएगा और Li प्लस को मतलब उधर से तोड़ के बाहर लेकर आ जाएगा। सो यही काम करता है हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है हमारे पास डेल्टा H सॉल्यूशन का। सो वो फार्मूला काफ़ी इजी है, डेल्टा H सॉल्यूशन इक्वल टू, ये वैसे कोई फार्मूला नहीं है, ऐसे हम जनरल मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए बताते हैं। लैटिस एनर्जी आ गया यहाँ पे आ गया डेल्टा H हाइड्रेशन एनर्जी किसका, कैटायन का, यहाँ पे कैटायन का हाइड्रेशन एनर्जी प्लस डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन, ये किसका आ जाएगा, ये एनायन का आ जाएगा। सो अगर हमें मतलब इसको होने देना है तो लैटिस एनर्जी को होना पड़ेगा हमें पॉजिटिव और हाइड्रेशन एनर्जी को होना पड़ेगा हमारा, लैटिस एनर्जी को होना पड़ेगा हमारा पॉजिटिव और हाइड्रेशन एनर्जी को हमारा होना पड़ेगा नेगेटिव। और ये जो एनायन का हाइड्रेशन होना है इसका एनर्जी भी नेगेटिव होना पड़ेगा। बट जो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एनायन है हमें इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं फोकस करने की ज़रूरत पड़ती, ड्यू टू लार्ज साइज़ ऑफ एनायन, क्योंकि जो एनायन है इसका जो साइज़ होता है ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है, इसलिए इसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई भी मतलब उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। नो नीड टू फोकस ऑन एनायन। फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया वो हो गया डेल्टा H सॉल्यूशन इक्वल टू लैटिस एनर्जी प्लस डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कैटायन, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो है अगर कैटायन यहाँ पे नेगेटिव है तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा और इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्यों नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम पानी में डाल रहे हैं तो मतलब हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से तो ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो जाके वो टूटेगा, इसलिए यहाँ पे ये नेगेटिव ही आएगा। सो यहाँ पे एक और आता है डेल्टा G सॉल्यूशन का। डेल्टा G सॉल्यूशन क्या होता है, डेल्टा H सॉल्यूशन प्लस यहाँ पे डेल्टा, और यहाँ पे आ जाता है माइनस T ऑफ डेल्टा S सॉल्यूशन। सो ये जो होना पड़ेगा इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, पर ये जो होता है ये सिग्निफिकेंट नहीं होता तो हम इसको जनरली इग्नोर करते हैं।
एंड ये हमारे पास डेल्टा एच सॉल्यूशन नेगेटिव आ चुका है, तो डेल्टा जी सॉल्यूशन भी नेगेटिव ही आएगा। यहाँ पे हम मतलब ये कह सकते हैं कि जो कंपाउंड होगा, आयोनिक कंपाउंड होगा, अगर उसको वाटर सॉल्युबल होना है तो उसका जो Le है वो लो होना पड़ेगा। जो उसका हाइड्रेशन एनर्जी है कैटायन का, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा लार्ज नेगेटिव होना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो है ये हमारा सॉल्युबिलिटी ऑर्डर्स जो है इसका आयोनिक सॉलिड्स का यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ कंपाउंड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। हम यहाँ पे ग्रुप 2 एलिमेंट्स क्या देखते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या क्या होता है। ये तो हमारा मतलब जनरल ओवरव्यू देखा हमने। अब हम मतलब ग्रुप 2 एलिमेंट्स का पहले देखते हैं, देन बाद में हम ग्रुप 1 एलिमेंट्स का देखेंगे, क्योंकि ग्रुप 1 एलिमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शन भी है। सो यहाँ पे जो है हम सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ कंपाउंड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट स्टार्ट करते हैं। सो इसको स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ों को ध्यान रखना है हमें कि अगर कोई स्ट्रक्चर उसमें F- या फिर OH- प्रेजेंट है, सो उसमें अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर जिसमें ये दोनों आता है तो हम उसकी लैटिस एनर्जी पे फोकस करेंगे। किस में करेंगे? फोकस ऑन लैटिस एनर्जी। फोकस ऑन लैटिस एनर्जी, इस चीज़ पे हम फोकस करेंगे, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी होता है वो लैटिस एनर्जी के डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। सो यहाँ पे जो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा रिमेंबर करने में। F- या OH- आता है तो लैटिस एनर्जी में फोकस करना है। जिसका ज़्यादा लैटिस एनर्जी उसका कम उतना सॉल्युबिलिटी, जिसका जितना कम लैटिस एनर्जी उतना उसका ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगा। एंड जो दूसरा है, हमें ये पॉइंट याद रखना है कि NO3- CO3 SO4 SO4 और Cl-, इन सब में हमें फोकस ऑन हाइड्रेशन एनर्जी, फोकस ऑन डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन, फोकस ऑन डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन, इस चीज़ पे हमें फोकस करना है। क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी है ये हाइड्रेशन एनर्जी, कैटायन का जो हाइड्रेशन एनर्जी होता है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कैटायन। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। टोटल हम मतलब 6 सेगमेंट्स बनाते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स का। यहाँ पे फर्स्ट आ गया। सो फर्स्ट में आता है हमारा BeF2, यहाँ पे आ जाएगा BeOH2। सेकेंड वाला BeOH2 आ गया, यहाँ पे हमारा MgOH2 आ गया, MgOH2 आ जाएगा। यहाँ पे जो आएगा हमारा CaOH2 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा SrOH2 आ गया हमारा। यहाँ पे आ गया हमारा BaOH2 वाला होता है हमारा NO3 का। सो इसमें आ जाएगा हमारा BeNO3 थर्ड वाला आ जाएगा हमारा BeCO3, फोर्थ आ जाएगा हमारा BeSO4 और फिफ्थ वाला आएगा BeCl2। ये फोर्थ और ये फिफ्थ पॉइंट सेम ही सेम है। MgNO3 MgCO2, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा MgSO4 और नेक्स्ट आएगा MgCl2। जो स्ट्रक्चर है हमारा Ca का, तो Cm में आ जाएगा CaNO3 देन आ जाएगा CaCO2, देन आ जाएगा CaSO4, देन आ जाएगा CaCl2। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा SrNO3, नेक्स्ट आएगा SrSCO2, नेक्स्ट SrSO4, नेक्स्ट आ जाएगा SrSOCl2। नेक्स्ट आएगा हमारा स्ट्रक्चर BaNO3, नेक्स्ट है हमारा BaCO2, नेक्स्ट है हमारा BaSO4, नेक्स्ट है हमारा BaCl2। सो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आ गया। अब हमें मतलब ऑर्डर के हिसाब से इसको अरेंज करना पड़ेगा। सो जिसका जितना OH पे पहले फोकस करते हैं, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट इस पे एप्लीकेबल होगा।
F और OH वाला, तो देखते हैं हम जिसमें मतलब जिसका ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी उसका उतना कम सॉल्युबिलिटी। सो हम सॉल्युबिलिटी के हिसाब से इसको अरेंज कर रहे हैं, और इसमें हमें पता है कि बी का सबसे ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी होगा क्योंकि यह सबसे छोटा होता है। सो इसका जो है यहाँ पे सबसे कम आ जाएगा, और यहाँ पे ऐसे करके सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी जो है वो BaOH2 का आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर है हमारा वो है BaNO2NO3 2। सो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा BaNO3 2 देन MgNO3 2, इसमें मतलब सेकंड पॉइंट पे फोकस करना है। सेकंड वाला क्या था हमारा, ये था NO3- CO3- SO4 Cl- जिसमें भी होगा उसमें हाइड्रेशन एनर्जी पे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि जिसका जितना सॉल्युबिलिटी जितना मतलब जिसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा उसका उतना सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे जो है हम ऐसा कर सकते हैं BeNO3 इसका सबसे ज़्यादा होगा, देन Mg का होगा, देन Ca का होगा, देन Sr का होगा, और लास्ट में हमारा Ba आएगा। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका होगा, Ba का होगा। Ba का सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी क्यों होगा? क्योंकि इसका जो है लेटेस्ट एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होता है। तो हमारा BeCO3 उसी सेम सेकंड पॉइंट पे फोकस करना है, तो इसमें भी इसी का सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे इसी का सबसे ज़्यादा होगा। थर्ड पॉइंट में SO4 है, SO4 में इसका सबसे ज़्यादा होगा, इसका सबसे ज़्यादा होगा। एंड BeCl2 है, इसमें भी इसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा, देन इसका ज़्यादा। लास्ट में आता है हमारा BaCl2। हम अपने अगले पॉइंट की तरफ, ये जो पॉइंट है इसको लास्ट में F का जो है ये लास्ट में बचा के रखा था क्योंकि इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन भी आता है। सिक्स्थ पॉइंट हम लिखते हैं ग्रीन से। ये जो है इसमें मतलब एक एक्सेप्शन है छोटा सा। एक्सेप्शन क्या है कि पहले आता है यहाँ पे MgF2, देन आता है CaF2, देन आता है हमारा SrF2, देन आता है हमारा BaF2, देन आता है हमारा BeF2। सो ये जो है BeF2 ये हमारा एक्सेप्शन पॉइंट है, और इसका जो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर है ये मतलब वही सेम ऑर्डर में चलता है F2 वाला, बट जो BeF2 का होता है ये सबसे ज़्यादा होता है। सो ये यहाँ पे एक मतलब एक्सेप्शन है छोटा सा। सो अब हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं किसका, ग्रुप 1 के कंपाउंड्स में। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ कंपाउंड ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ग्रुप 1 एलिमेंट्स में जो भी कंपाउंड है उन सभी का सॉल्युबिलिटी ऑर्डर देख रहे हैं। इसमें भी जो है Fe- एंड OH- इसका जो है ये पूरा का पूरा सेम कॉन्सेप्ट होगा जो हमने ग्रुप 2 के लिए लगाया था, सेम कॉन्सेप्ट। और वो NO3 वाला भी मतलब उसका भी सेम कॉन्सेप्ट एक जगह पे अप्लाई होता है, बाकी मतलब पूरा एक्सेप्शन है इसमें। सो इसको हम LIF से स्टार्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं LIF यहाँ पे। देन आता है हमारा NaF, देन आता है हमारा KF, देन आता है RBF, देन आता है हमारा CSF। सो इसमें सॉल्युबिलिटी ऑर्डर मतलब लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा जिसका होता है उसका, सो इस वाले में जिसका सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी होता है उसका उतना कम सॉल्युबिलिटी होगा। सो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी तो Li का होता है, सो सबसे ज़्यादा मतलब कम भी सॉल्युबल यही होगा। सो सबसे कम अगर ये सॉल्युबल होता है तो ये ऑर्डर कुछ ऐसे 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 एंड ऐसे जाएगा। सो CSF का सबसे ज़्यादा होगा यहाँ सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। नेक्स्ट है हमारा OH पे आते हैं हम। LiOH, NaOH, KOH, RBOH, CSOH। सो इसमें भी सेम ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा CSOH का होगा और सबसे लीस्ट जो है वो LiOH का होगा। NO3, NaNO3, KNO3, RbNO3 एंड CSNO3। सो इसमें ये हाइड्रेशन वाले पे फोकस करेगा। हाइड्रेशन में हमें पता है सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन Li का होता है, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल भी वही होगा। सो ये ऑर्डर कुछ ऐसे 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 चलेगा, और यहाँ पे सबसे लीस्ट CSNO3 का होगा।
नेक्स्ट आते हैं हम अपना फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट पे। ये जो है मतलब ये एक्सेप्शन से भरे हुए हैं, सो इसके लिए हम दूसरा इंक यूज़ करते हैं। सो LiCO2 का लिखते हैं पहले, LiCO3, Li2CO3 आ गया यहाँ पे। अगला पॉइंट है हमारा Na2CO3, नेक्स्ट है K2CO3, नेक्स्ट है हमारा Rb2CO3, नेक्स्ट है हमारा CS2CO3। अगर हम इसका ऑर्डर को फिक्स करें तो ऑर्डर कुछ नहीं है, यहाँ पे जो है Na2CO3 का ऑर्डर Li2 से बड़ा है, और यहाँ पे जो K2CO3 का ऑर्डर है ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, एंड Rb2CO3 जो है ये K2CO3 से बड़ा है, एंड CS2CO3 जो है ये यहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है, और Li2CO3 जो है ये यहाँ पे सबसे कम सॉल्युबल है। सो ये जो है जस्ट उल्टा हो गया यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया ग्रुप 1 एलिमेंट्स का। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट, और फिफ्थ पॉइंट पे हमारा हमारा NaHCO3, KHCO3 आ गया, यहाँ पे आ गया RbHCO3, और लास्ट में आ गया हमारा CSHCO3। सो इसमें भी कुछ नहीं है, वो सेम ही चीज़ है, बट यहाँ पे जो है Li वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि LiHCO3 फॉर्म नहीं होता। तो यहाँ पे जो है CSHCO3 का सबसे ज़्यादा, देन Rb का, देन K का, देन यहाँ पे लास्ट में आता है हमारा Na। बात करते हैं हम हमारे लास्ट वाला Cl स्ट्रक्चर का। सो लास्ट वाला जो है वो है यहाँ पे KCl, देन है हमारा NaCl, हमारा RbCl, देन है हमारा CsCl, लास्ट है हमारा LiCl। सो इसका जो स्ट्रक्चर है ये वाला सुपर एक्सेप्शन है, ये यहाँ पे एक्सेप्शन, और ये वाला है ये काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा ये एक्सेप्शन वाला है। सो इस पूरे वाले को आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। यहाँ पे जो है NaCl का KCl से ज़्यादा होगा, RbCl का इससे ज़्यादा होगा, CsCl का RbCl से ज़्यादा होगा सॉल्युबल, और सबसे ज़्यादा सॉल्युबल LiCl होगा। तो इसी के साथ हमारा सॉल्युबिलिटी ऑर्डर जो है ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट करते हैं हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सोल्यूशन। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमारा ये वॉल्यूम ऑफ H2O2 सोल्यूशन, ये यहाँ का बस लास्ट टॉपिक बचा है बेसिक्स का। H2O2 सोल्यूशन आ गया यहाँ पे। अब जो है ये काफ़ी सिंपल है ये भी। तो क्या करना है हमको, जो 2H2O2 है ये एक्वस सॉल्यूशन में है, इसको क्या करना है हम इसको यहाँ पे इसकी मदद से तोड़ देंगे। 2H2 आ जाएगा एक लिक्विड में, और दूसरा आ जाएगा +O2 आ जाएगा गैस में। सो यहाँ पे क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस, यहाँ पे हम मतलब सिंपली इसका एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस, जो O2 गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है STP पे, एट STP किसकी मदद से, बाय डीकम्पोजिशन ऑफ किससे, डीकम्पोजिशन ऑफ वन वॉल्यूम मतलब 1 लीटर या फिर 1 ml भी हो सकता है, 1 वॉल्यूम या 1 ml आ जाएगा यहाँ पे, ऑफ H2O2 सोल्यूशन। और यहाँ पे हम ये मतलब काफ़ी इजी डेफिनेशन था, तो यहाँ पे हम डायग्राम वगैरह की हेल्प से समझते। यहाँ पे आ गया हमारा एक ही बकेट लिया हमने, कोई कंटेनर लिया है, और इसमें 1 लीटर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 1 लीटर 1 मोलर H2O2 सोल्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट है, H2O2 सोल्यूशन प्रेजेंट है। सो अब हमें मतलब मोल्स निकालना है इसका, NH2O2 सोल्यूशन का मोल निकालने हैं, तो हम इसको मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 × 1 = 1 मोल आ गया हमारे पास H2O2 सोल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास 1 मोल ऑफ H2O2 सोल्यूशन प्रेजेंट है। अब जो है गिनते हैं कि O2 कितना प्रेजेंट है, O2 कितना प्रेजेंट होगा, N ऑफ O2 प्रेजेंट।
अगर यहाँ पे मतलब 1 मोल ऑफ H2O2 सोल्यूशन प्रेजेंट हो तो O2 डेफिनेटली 0.5 मोल प्रेजेंट होगा, 0.5 मोल। सो अगर हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे कि वॉल्यूम कितना है O2 का, वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP इन द कंटेनर कितना है, तो ये आ जाएगा हमारा 0.5 इंटू 22.4 विच इज़ इक्विवेलेंट टू 11.2। सो यहाँ पे हमारे पास 11.2 लीटर जो है वो इतना मतलब वॉल्यूम ऑफ O2 प्रेजेंट है। सो वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू 11.2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना प्रेजेंट होता है, वो होता है हमारे पास 11.2 V। ये हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। सो 1 लीटर के लिए अगर हमें फाइंड करना है कि कितना वॉल्यूम O2 का प्रेजेंट है, लीटर सॉल्यूशन के लिए कितना O2 का मतलब वॉल्यूम जो है वो हमें मिलेगा, तो सिंपली यहाँ पे 11.2 इंटू 1 कर देना, यहाँ पे आ जाएगा 11.2 लीटर O2 एट STP। अगर 2 लीटर के लिए निकालना है तो उसको 11.2 इंटू 2 कर देना, आ जाएगा 22.4 लीटर ऑफ O2 एट STP। नेक्स्ट है अगर 3 लीटर के लिए निकालना है तो सेम 11.2 इंटू 3 कर देना, तो आ जाएगा 33.6 लीटर ऑफ O2 एट STP। अगर 1 ml के लिए निकालना है तो 1 ml का आ जाएगा 11.2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 11.2 ml ऑफ O2 एट STP। सो जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है इसके लिए कुछ नहीं, जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है 11.2 फिक्स होता है। इसको जो मोलैरिटी गिवन है क्वेश्चन में उससे सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, कर देंगे तो हमारे पास मतलब ये फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने का। यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे ये रिएक्शन समझ लें, HOCl प्लस H2O2 क्या गिव करता है, ये देता है HCl प्लस O2 प्लस H2O। सो यहाँ पे जो ये है ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये +1 है Cl का और यहाँ पे आके ये -1 बन जा रहा है। सो ये खुद का रिडक्शन ही तो कर रहा है। अगर ये खुद का रिडक्शन कर रहा है तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही बना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, तो यहाँ पे जो एन फैक्टर है किसका, एन फैक्टर ऑफ H2O2, एन फैक्टर ऑफ H2O2, इसका एन फैक्टर कितना होता है, 2 होता है। एन फैक्टर 2 होता है तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है कि नॉर्मैलिटी को अगर हम मोलारिटी इनटू NF करेंगे, मोलारिटी जो मोलारिटी दे रखा है उसको हम अगर NF से मल्टीप्लाई करता है तो हमें नॉर्मैलिटी मिल जाएगा। और अगर हमें नॉर्मैलिटी मिल गया तो हम दूसरा जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का है उस फार्मूला को भी यूज़ कर सकते हैं। सो दूसरा फार्मूला क्या है वॉल्यूम स्ट्रेंथ का, वो है कि अगर 5.6 को नॉर्मैलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.6 को अगर हम नॉर्मैलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, नॉर्मैलिटी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उस फार्मूले से भी हमें वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ मिल जाएगा, वो यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ हमें मिल जाएगा। यहाँ पे जो है ये हमें मिल जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ। हमारा स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। ये क्या होता है, हमारे पास जो मोलैरिटी है H2O2 सॉल्यूशन की, जो हमारे पास मोलैरिटी है H2O2 सॉल्यूशन की, इसको हम करते हैं 34 से मल्टीप्लाई। 34 क्यों, क्योंकि O2 का यहाँ पे 32 आ जाता है और H2 का यहाँ पे 2 आ जाता है। हम मोलैरिटी लेते हैं H2O2 सॉल्यूशन का और उसको हम 34 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे हमें स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन के बारे में पता लग जाता है। अगर आपको वेट वगैरह निकालना नहीं आता तो वेट का एक सिंपल सा फार्मूला होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास करना। सो यहाँ पे हमें वेट मिल जाएगा। और अगर H2O2 सॉल्यूशन का हमें पता करना है तो वो होता है 34 ग्राम पर मोल। सो यहाँ पे जो ये मोलर स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन आएगा, इसका यूनिट होगा ग्राम पर लीटर में, ग्राम पर लीटर में, क्योंकि यहाँ पे जो मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन होता है इसका जो यूनिट दिया होगा आपको वो दिया होगा मोल पर लीटर में। और यहाँ पे H2O2 का जो हमारे पास आता है यहाँ पे 34 ग्राम पर मोल निकल के आता है इसका वेट, मतलब मोलर मास। सो यहाँ पे ये यूनिट आ गया इसका ग्राम पर लीटर किसका, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन का। और हमारे पास बस अब ये एक लास्ट फार्मूला बचता है, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, परसेंटेज स्ट्रेंथ
ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, ये क्या होता है? ये सिंपली मतलब स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय अगर टाइम कर देंगे, जो यहाँ पे हमारा स्ट्रेंथ निकल के आया है H2O2 सॉल्यूशन का, उसका जो है हम स्ट्रेंथ लिया और उसको हमने 10 से डिवाइड कर दिया, तो वो हमारा परसेंटेज स्ट्रेंथ हमारा बन जाएगा। सो बस यही था हमारा बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।